हेलो फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स के बारे में और उसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी कैसे निकालते हैं। तो एक पेपर है व्हेन टू यूज़ एंड हाउ टू रिपोर्ट रिजल्ट्स ऑफ पीएलएस सैम। ये दिसंबर 2018 का पेपर है। प्रोफेसर हेयर, प्रोफेसर रिंगल, मार्को, जेफ रिशर। तो इसमें इन्होंने डिटेल में दिया है कि अगर हमारे पास रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट हो तो हमें क्या रिपोर्ट करना चाहिए, फॉर्मेटिव में क्या रिपोर्ट करना चाहिए। तो फॉर्मेटिव के जो मेजरमेंट मॉडल है उसमें इन्होंने कहा है कि देखिए इसमें कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टिव जैसा तो है नहीं, तो यहाँ पर जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी हम निकालते थे, इंटरनल कंसिस्टेंसी, एवीई, उन बातों का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ एक बिल्कुल अलग तरह से निकलती है कन्वर्जेंट वैलिडिटी, जिसका नाम है रिडंडेंसी एनालिसिस से। फिर इसके अंदर कोलिनियरिटी हमें चेक करनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट में हमारी अलग अलग स्टेटमेंट हैं। इसमें स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, इंडिकेटर लोडिंग वगैरह ये चेक करने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इन चारों को कैसे करते हैं और बेसिकली रिडंडेंसी एनालिसिस क्या होती है। तो रिडंडेंसी एनालिसिस के बारे में एक दूसरा पेपर है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी असेसमेंट ऑफ फॉर्मेटिवली मेजर्ड कंस्ट्रक्ट। ये पेपर है फैब 2018 का। ये ची हुआ प्रोफेसर मार्को, प्रोफेसर रिंगल, इनका पेपर है। और इसमें इन्होंने एडिशनली ये भी डिस्कस किया है कि सिंगल आइटम और मल्टी आइटम मेजर्स को कैसे हैंडल किया जाए रिडंडेंसी एनालिसिस के बारे में। तो आइए सारे की बात करते हैं और हम शुरुआत करते हैं कि फॉर्मेटिव स्केल में जब हम ये बात करें रिडंडेंसी एनालिसिस तो बेसिकली है क्या। इससे पहले हम ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। स्केल दो तरह के, रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव। एक ही बात को बार बार पूछ रहे हैं, घुमा फिरा के पूछ रहे हैं रिफ्लेक्टिव, और अलग अलग डायमेंशंस को पूछ रहे हैं जो आपस में कोरिलेटेड नहीं है तो फॉर्मेटिव। रिफ्लेक्टिव में अगर किसी स्टेटमेंट को डिलीट करते हैं कोई बात नहीं, बिल्कुल अलग एक ही चीज़ को बार बार पूछा जा रहा है। लेकिन फॉर्मेटिव में अगर आपने कोई आइटम डिलीट किया स्केल से या कंस्ट्रक्ट से तो वो आपका हमेशा के लिए डिलीट हो गया। तो यहाँ पे हमें एक अलग तरह से सोचना होता है। तो ये दी थी बेसिकली चिन ने 1998 में, और इनका ये कहना था कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी के लिए फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट में कन्वर्जेंट वैलिडिटी के लिए हमें यूज करनी चाहिए रिडंडेंसी एनालिसिस। नाम से क्या पता लग रहा है, रिडंडेंट, रिपीट होना। तो क्या रिपीट होगा इसमें? तो प्रोसीजर इन्होंने चिन्ह ने बताया कि सबसे पहले तो आप अपना एक फॉर्मेटिव ले लीजिए, उसको आप मेजर कर लें। स्टडी शुरू करने से पहले आपको उसी कंस्ट्रक्ट के बारे में एक ग्लोबल आइटम या मल्टीपल आइटम, एक स्केल आप कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टिव से भी मेजर करें। देखो इसको ऐसे समझें जैसे हम बात करते हैं सर्विस क्वालिटी की, और सर्विस क्वालिटी को मैंने कहा कि ये एक फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट में लेता हूं जिसमें है टेंजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, एम्पैथी, और ये एक एक आइटम है। मतलब ये आगे ये सेकंड ऑर्डर नहीं लिया मैंने लिया सिंपल सर्विस क्वालिटी जिसमें ये 4-5 मेरे अलग अलग आइटम्स हैं। अब ये हम कई बार डिस्कस कर चुके कि जो टेंजिबिलिटी है वो रिलायबिलिटी से अलग है और रिस्पॉन्सिवनेस से अलग है। जैसे सिविल हॉस्पिटल अगर आप देखें, टेंजिबिलिटी वाइज तो बहुत बढ़िया है, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस शायद अलग हो सकती है उसकी, या उसमें एश्योरेंस, एम्पैथी अलग हो सकती है वहाँ पे। तो इसका मतलब ये 5 अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसी को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ओवरऑल आपको कैसी क्वालिटी लगी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ग्लोबल आइटम। तो चिन ने अपनी स्टडी में हालांकि मल्टीपल आइटम को यूज किया था, जो सबसे पहले इन्होंने रेफर किया था पेपर अपना, लेकिन बाद में अब ये भी है कि ग्लोबल सिंगल आइटम से भी एक आइटम से उसी कंस्ट्रक्ट को आप मेजर करें। तो एक ही चीज आपने दो तरह से मेजर कर ली, एक फॉर्मेटिव से और एक सिंगल आइटम। और इसमें सिंगल आइटम को आप लीजिए डिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर्मेटिव को लीजिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और रिग्रेशन रन करें और आपका आर मिनिमम 0.7 आना चाहिए, या यूं बोल दीजिए आर स्क्वायर 50% होना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैंने सिंगल आइटम का लिया है, ओवरऑल हाउ सेटिस्फाइड यू आर विद द सर्विस ऑफ द रेस्टोरेंट। ये ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर सिंगल आइटम ले या मल्टीपल आइटम हम ले, उसको कैसे हम देखें और इनके क्या प्लस या माइनस हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चिन ने अपने ओरिजिनल टेक्स्ट में यूज किया था रिफ्लेक्टिव मल्टीपल आइटम को। अच्छा, इसके कारण भी है। इनका काम था साइकोलॉजी से रिलेटेड, जहाँ पे ये हमेशा अच्छा रहता है कि एक ही चीज़ को आप बार बार पूछते हैं, और जितने ज़्यादा आइटम होंगे उससे क्या होता है, हमारा मेजरमेंट एरर कम हो जाता है और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। देखिए यूँ समझे, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी पीएचडी कैसे चल रही है,
अब ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है। पीएचडी कैसी चल रही है, इसका यस नो में आंसर थोड़ी हो सकता है। आप कौन सी स्टेज पे हैं, आपके कितने पब्लिकेशन हो गए, कंसेप्ट की नॉलेज कैसी है, गाइड का सपोर्ट कितना है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी ना। तो जितने आइटम मैं ज़्यादा लूँगा तो उन सब चीज़ों का कवरेज बढ़ेगा, तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी और एरर कम हो जाएगा। आइटम ज़्यादा लेने से हमें एक और फ़ायदा ये रहेगा कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फेसेट्स अगर हैं वो भी कवर होते हैं, तो इसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मेरे कंस्ट्रक्ट की बढ़ जाती है। और इसमें तीसरा एक एडवांटेज रहता है कि जितने ज़्यादा आइटम होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है, इससे मिसिंग वैल्यूज़ हैंडल करने में थोड़ी इजीनेस होती है। तो इसलिए काफ़ी टाइम तक ये चला कि मल्टीपल आइटम को ही आप लीजिए। इसके कुछ डाउनफॉल्स भी हैं। नेगेटिव साइड पे देखें तो सर्वे की लेंथ बढ़ जाती है, रिस्पॉन्स रेट कम हो जाता है, क्वालिटी ठीक नहीं रहती। रिमेंबर, अगर उसकी रिलायबिलिटी ठीक नहीं आई तो एक अलग स्कूल ऑफ थॉट चला कि सिंगल आइटम से काम चलाओ। तो अब ये देखते ही हमें लगता है नहीं, सिंगल आइटम कैसे काम चलाए, सिंगल आइटम पे एक चीज़ से पूछ लो वो कैसे निकल कर आएगा। तो ये कुछ अजम्पशंस पे काम करता है। अजम्पशन इसका ये है, सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि रिस्पोंडेंट को पता है कि हम क्या पूछ रहे हैं उनसे, तो वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, कंस्ट्रक्ट को लेके एक ही जवाब हमें देंगे, और वो उनके बारे में सिर्फ साइलेंट फीचर्स जो है हमारे उनको दे टेक इनटू अकाउंट और एक रिस्पॉन्स देते हैं। तो पहले तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उनको पता है, उनको समझ आ गया है। और वो क्या करते हैं, वो जो आपके एस्पेक्ट्स हैं ना रेलिवेंट नहीं है, उन सबको छोड़ के कितना वेटेज देना है आंसर को सिंगल रेटिंग पे, ये उनको पता है। तो ये स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि सिंगल आइटम को आप यूज करें। अब क्या इसके प्लस माइनस रहेंगे, कितना इफेक्टिव रहेगा, इस पे ये प्रेजेंट जो स्टडी मैंने रेफर की, जेन हुआ, प्रोफेसर एंगल मार्को की, उन्होंने इस पे काम किया है। और उनका ये कहना है कि इस सिंगल आइटम से बिल्कुल सेम तो नहीं रहती, लेकिन सफिशिएंट प्रिडिक्टिव वैलिडिटी आती है इसमें, और एडवांटेज तो इसके बहुत सारे हैं। तो सिंगल आइटम में हमें एडवांटेज ये रहता है कि सिंप्लिसिटी है, बहुत कम एफर्ट करना पड़ेगा, ब्रेविटी है, लेस एफर्ट्स हैं, कोग्निटिव डिमांड ज़्यादा नहीं है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ आपका 5 पॉइंट की एक स्टेटमेंट है, 5 पॉइंट की 7 पॉइंट पे। ये जनरली एडवाइजेबल है, जैसे बाकी का क्वेश्चनर आप लें उसी तरह से इस एक सिंगल स्टेटमेंट को भी, मतलब ये यस नो में ना लें। 5 पॉइंट पे अगर है तो सारा स्केल, तो ये भी 5 पॉइंट पे ही ले लें, 7 पे है तो ये भी 7 पे ले लें। इससे हमारी रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाती है, सस्पिशियस पैटर्न नहीं है, ठीक है। और जब न्यू रिसर्च कई बार करते हैं, हमें डायमेंशंस का क्लियर नहीं हो, तो ये ओवरऑल एक कंसेप्ट के बारे में हम पूछ लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ देखिए कि होता क्या है, सिंगल आइटम सही काम करता है कि नहीं। हम ह्यूमन बींग्स कैसे सोचते हैं, एक होता है हमारा हर चीज़ के बारे में अपने अपने विचार, पर एक ओवरऑल भी होता है। आप जिस भी इस वक्त कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट के अंदर हैं, अगर मैं पूछूं कि यहाँ कैसी कल्चर है, तो आपका एक ओवरऑल एक आंसर भी होगा। फिर फर्दर अगर हम डिफर करें तो आप अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग रिप्लाई भी दे पाएंगे, लेकिन ओवरऑल भी एक होता है। तो ग्लोबल सिंगल आइटम ये मान के चलता है आप उसी ओवरऑल पैटर्न को सिंगल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए जनरली एक हिंकिंग की एक अप्रोच थी, डिडक्टिव अप्रोच, इसको यूज किया जाना चाहिए। और सबसे मेन कंसेप्ट है उस सिंगल आइटम को हम बनाएंगे कैसे। तो इन्होंने जो ऑथर्स हैं उन्होंने कहा कि हमने हिंकिन की अप्रोच को यूज किया और इससे हमने एक ऐसी स्टेटमेंट बनाई जो उसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ दैट कंसेप्ट को पूरा कंसिडर करती है, और ऐसी जिसके अंदर हमारा टाइम, एफर्ट, मनी, एस्पेक्ट सारी चीज़ कवर हो जाती है उसमें। तो ये इनका पेपर, तो इस पेपर में इन्होंने क्या काम किया, कुछ अपने इनके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट है, मीडिएटर है, एक फॉर्मेटिव है इनका इंडिपेंडेंट। तो उस फॉर्मेटिव के साथ एक तो इन्होंने सिंगल आइटम ले लिया, एक इन्होंने मल्टीपल आइटम भी ले लिया, ठीक है। फिर इन्होंने जो सैंपल साइज था वो लिया 500 का, पर इन्होंने 100 के पैटर्न्स में काम किया। लाइक पहले 100 के लिए काम किया, फिर 2 के लिए, फिर 300, 400, 500 के लिए, और हर एक में सिंगल आइटम के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, मल्टीपल आइटम के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, इसको भी इन्होंने आपस में कंपेयर किया, और उसका इन्होंने सारा डिटेल इस पेपर में दिया है। और इनका कंक्लूजन ये है कि ग्लोबल सिंगल आइटम इज नॉट ओनली सफिशिएंट बट ऑल्सो एक्सेल्स द मल्टी आइटम मेजर्स इन टर्म्स ऑफ आउट ऑफ सैंपल प्रेडिक्शन।
मतलब उससे भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और अगर आप मल्टीपल आइटम यूज करें तो आपको कम से कम 6 इंडिकेटर यूज करें, तब जो आपके जितने अच्छे रिजल्ट आएंगे सिंगल आइटम से उतने ही अच्छे आ जाते हैं। तो ये तो बहुत ही शॉकिंग और बिल्कुल उल्टा है। अभी तक तो लोग जनरली ये मानते थे कि ग्लोबल आइटम से तो अच्छा नहीं आएगा सिंगल आइटम से, पर ऑथर्स का ये कहना है नहीं, हमने जब करके देखा एक लार्ज स्टडी में काफ़ी बड़ा सैंपल पे और अलग अलग सैंपल पे देखा, तो जैसे जैसे सैंपल बढ़ता है बेसिकली क्या होती है, मल्टीपल आइटम की जो आपका क्वालिटी है वो डिटोरिएट होती जाती है। तो लेकिन सिंगल आइटम से तो बेहतर रहेगी, लेकिन आप सिंगल आइटम पे अगर 6 स्टेटमेंट लेते हैं तो आपके पास वैसे रिजल्ट आएंगे जो सिंगल आइटम से लेने से आते हैं। सो ऑथर्स ने कहा कि बिल्कुल यू फ्री हैंड, आप बिल्कुल कंफर्टेबली सिंगल आइटम इंस्ट्रक्ट लीजिए। किस चीज़ का? रिडंडेंसी एनालिसिस के लिए। ये सिंगल मल्टीपल आइटम जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं रिडंडेंसी एनालिसिस जब करें तो सिंगल आइटम पे करें या मल्टीपल पे करें। और ऑथर्स का कहना है सिंगल आइटम इज गुड इनफ। कुछ गाइडलाइंस इन्होंने दी हैं। सबसे पहले तो ये आपको प्रायर टू डाटा कलेक्शन ही लेना पड़ेगा। देखिए, अगर आप डाटा कलेक्ट कर चुके हैं फिर तो मुश्किल है इस चीज़ को लेना, फिर कैसे करें? ये तो आपको सिंगल आइटम पहले से ही लेना चाहिए आइडियली। तो प्रायर टू डाटा कलेक्शन किस चीज़ की? फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट को जो आप मेजर कर रहे हैं, आपको पता होगा ना कि मेरा ये तो फॉर्मेटिव है, तो डाटा कलेक्शन से पहले उसी कंसेप्ट को एक कंप्रीहेंसिवली आप पूछ लीजिए सिंगल आइटम से। सेकेंडली, इट मस्ट कवर द एसेंस ऑफ द कंस्ट्रक्ट। ये खुद में काफ़ी चैलेंजिंग है, सिंगल आइटम को लेंगे कैसे, इसका आपको लिखना पड़ेगा पेपर में कि रिडंडेंसी एनालिसिस से पहले हमने जो सिंगल आइटम लिया वो पूरे एसेंस को कवर करता है। वो बेसिकली एक कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ कंसेप्ट है, उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो, एक ही मीनिंग निकले। ये चीज़ भी इसमें इन्होंने गाइडलाइंस में दी है। सो अब हम एक काम करते हैं, एक बार इसको यूज़ करके देख लेते हैं। तो मेरे पास एक सैंपल है जिसके अंदर मेरे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में 3 आइटम्स हैं जो कि फॉर्मेटिव है, डिपेंडेंट में 2 हैं जो कि रिफ्लेक्टिव है, और मैंने देखना है रिलेशन ऑफ IDV टू DV। ठीक है। अब इस चीज़ में अगर आप देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक अलग से भी स्टेटमेंट ली है ओवरऑल। तो पहले तो मैं देख लेता हूँ कि ये ठीक भी है या नहीं है। सो PLS एल्गोरिथम स्टार्ट और लोडिंग और वेट देख लें। तो वेट 44962217 IDV के वेट देखे जाते हैं हमेशा फॉर्मेटिव में, और लोडिंग देखी जाती है रिफ्लेक्टिव में। तो ABC में इसकी थोड़ी सी कम आ रही है, पर AV वगैरह दैट्स ओके, चलेगा, ये ठीक है। डिस्क्वेंट वैलिडिटी में ये भी ओके हैं। कोलिनियरिटी इंपॉर्टेंट है, सबकी 3 से कम है। देखिए, ये वही चीज़ है जो ऑथर्स ने यहाँ रेफर की है। मैं एक बार आपको यहाँ से बता दूँ, रिडंडेंसी एनालिसिस हम अभी करते हैं। CIF हमने सबकी देख ली है, एक एक। VIF सबकी कम है। नेक्स्ट इन्होंने कहा सिग्निफिकेंस चेक करें। सिग्निफिकेंस के लिए हमें रन करना पड़ेगा बूटस्ट्रैपिंग। सो बूटस्ट्रैपिंग में हम चेक करते हैं आउटर लोडिंग सारी करेक्ट है। वैसे लोडिंग चेक की जानी चाहिए हमारी सिर्फ जो रिफ्लेक्टिव है, और आउटर वेट ये भी सारे ठीक आ रहे हैं। इसमें वेट चेक किया जाता है जब हमारा रिफ्लेक्टिव है। तो हमारा स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट सारे ठीक है, कोलिनियरिटी सारे ठीक है, लोडिंग सबकी ठीक आ रही है। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोफेसर हेयर बोलते हैं अगर आपकी लोडिंग हाई हो लेकिन नॉन सिग्निफिकेंट हो तो भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। आप उसका जस्टिफिकेशन दीजिए कि ये 0.5 से हाई लोडिंग है, तो दैट इज ओके। अब रहेगी बात रिडंडेंसी एनालिसिस की कैसे करें। तो रिडंडेंसी एनालिसिस के लिए ये फॉर्मेटिव है, तो मैं यहाँ पे अपनी ग्लोबल आइटम को यहाँ डाल देता हूँ, और लेट मी चेंज इट्स नेम ग्लोबल। ध्यान ये रखना है कि जो आपका फॉर्मेटिव है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और सिंगल आइटम आपका डिपेंडेंट, और इनका R आना चाहिए 0.7 से ज़्यादा। अच्छा, 0.7 से ज़्यादा है, ये तो मतलब मिनिमम है, तो हमारा है 757, चलेगा। अगर ये 0.8 से ज़्यादा अच्छा है और अच्छा, और 0.9 से ज़्यादा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, जो चिन 1998 ने दी है। 0.7 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट तो होगा, बट देयर इज़ नो हार्म अगर आप इसकी सिग्निफिकेंस भी चेक करें एक बारी। सो IDV का ग्लोबल पे सिग्निफिकेंट भी है, 0.757 और सिग्निफिकेंट है। सो अब आप इसमें लिख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ग्लोबल हमने जो पूछा था
तो आपको एक तो ये लिखना पड़ेगा कि ग्लोबल सिंगल आइटम आपने कैसे कवर किया, इसके अंदर सारा कंसाइज कंस्ट्रक्ट का सब कुछ आ गया। फिर जब आपने आईडीवी से रन किया तो ये हमारा आ गया 0.7 से ज़्यादा। इसका मतलब है कि हमारा, तो मैं यहाँ शायद इसे बीटा कर दूँ, आउटर वेट एंड द पी वैल्यूज़, ओके, इनर मॉडल में आउटर वेट एंड द पी वैल्यूज़। सो ये 0.757 सिग्निफिकेंट था, तो इसका मतलब रिडंडेंसी एनालिसिस के अनुसार कन्वर्जेंट वैलिडिटी है इस कंस्ट्रक्ट की। सो ये आप रिपोर्ट कर दीजिएगा। और बाकी एक बार फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो पेपर है व्हेन टू यूज़ हाउ टू रिपोर्ट, इसको एक बार दोबारा से देख लें। रिपोर्टिंग कैसे की जाती है इसके लिए काफ़ी अच्छा पेपर है। और जो दूसरा पेपर है सिंगल आइटम मल्टीपल आइटम का, ये आप एक बारी पढ़ लीजिए। इसे भी डिटेल में इन्होंने बताया कि हमने स्टडी क्या की, असेंस इसका मैंने आपको बता दिया है। सो वी कैन स्टॉप हियर। थैंक यू।